मेरा अपना खुद का कोई निजी परिवार नहीं है, बल्कि मेरा पूरे देश में केवल गरीब, दलित, शोषित, पिछड़ा व उपेक्षित समाज ही मेरा बहुत बड़ा व विशाल परिवार है। मंडल कमीशन की आंच समाज तक पहुंचने से ठीक 5 साल पहले और हिंदुस्तान के सियासी इतिहास में चुनावी सोशल इंजीनियरिंग की चर्चा से पहले 1985 का वो साल। 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के 1 साल बाद देश में राजनीतिक हलचल तेज थी। लोकसभा उपचुनावों का वक्त आया। उस समय यूपी के छोटे से जिले बिजनौर से बड़ा सियासी संग्राम छिड़ा था। दलितों के रहनुमा बाबू जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार कांग्रेस के टिकट पर और तब लोक क्रांति दल के नेता रामविलास पासवान मैदान में थे। दलित वर्ग के इन दोनों दिग्गज नेताओं के सामने थी 1 साल पहले यानी 1984 में गठित की गई बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती। 27 साल की उस लड़की ने साइकिल के कैरियर पर बैठकर चुनाव प्रचार शुरू किया। सलवार सूट में बिजनौर की गलियों में दिन रात दौरे किए, दलित बस्तियों में लोगों के साथ खाना खाया, उनका हालचाल पूछा और वोट मांगे। तब पहली बार लोगों ने ये जाना कि यूपी की बेटी और बीएसपी नेता ने पहली बार बड़ी राजनीतिक हुंकार भरी है। हमारी पार्टी समाज में विशेषकर गरीब, कमजोर, असहाय व अन्य उपेक्षित वर्गों के हित एवं कल्याण के लिए हमेशा अति गंभीर, संवेदनशील, ईमानदार व संघर्षरत रहती है। संसद में पहुंचने का ऐसा जुनून कि पार्टी के गठन के बाद लगातार हार के बावजूद भी चुनाव लड़ना नहीं छोड़ा। कैराना से 1984 में, बिजनौर लोकसभा से 1985 में और हरिद्वार से 1987 में चुनाव हारने वाली उस लड़की ने अपने लिए जो कुछ तय कर रखा था उसे पूरा करके ही दम लिया। अपनी सियासी तकदीर और राजनीतिक ढांचे को बदलते हुए साल 1989 में बिजनौर लोकसभा से पहली बार मायावती लोकसभा पहुंची। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और मुख्यमंत्री के इस नए एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। भारतीय राजनीतिक इतिहास में बहुत बड़ा आंदोलन चलाए बिना दलितों और पिछड़ों के वोट बैंक पर लगातार आधिपत्य जमाने का करिश्मा करने वाली मायावती यूपी की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। चुनाव आयोग ने उन्हें 1984 और 85 में निर्दलीय के रूप में रजिस्टर किया था, क्योंकि उनकी पार्टी शुरुआती दौर में थी। 1984 में कैराना लोकसभा क्षेत्र में 27 साल की मायावती सलवार सूट में प्रचार करती दिखाई दी। उनका एक समर्थक साइकिल चलाता, वो रुकने का इशारा करती, साइकिल रुकती, फिर वो सड़क किनारे ही किसी के साथ बैठकर खाना खाती, युवाओं बुजुर्गों से बातें करती और फिर साइकिल पर सवार होकर दूसरे इलाकों में चली जाती। ये मायावती का पहला चुनाव था जिसे वो हार गई थी, लेकिन अगले ही साल 1985 में उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके बाद यूपी समेत देश में दलितों और पिछड़ों को लेकर राजनीतिक चाल ढाल पूरी तरह से बदल गई। बिजनौर में कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद गिरधारी लाल के निधन के बाद 1985 में उपचुनाव हुआ। दलित के लिए आरक्षित इस सीट पर कांग्रेस के तत्कालीन पोस्टर बॉय बाबू जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार और दलितों के नेता रामविलास पासवान के सामने मायावती ने वो दमखम दिखाया जो दलित राजनीति में करिश्माई शुरुआत थी। कांग्रेस को लग रहा था कि इस उपचुनाव में सहानुभूति फैक्टर के जरिए वो आसानी से जीत जाएगी, लेकिन एक लड़की की सियासी जुनून ने वो दमखम दिखाया जिसकी वजह से कांग्रेस के समीकरण चरमराने लगे। मायावती के तीखे भाषण सुर्खियों में आने लगे। देखते देखते बिजनौर का उपचुनाव हाई प्रोफाइल बन गया। मीरा कुमार के समर्थन में यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह उतर आए, तो पासवान के लिए मुलायम सिंह यादव और शरद यादव समेत कई बड़े नेताओं ने बिजनौर में डेरा डाल दिया। कांटे के मुकाबले में मीरा कुमार को 1,28,101 वोट मिले, लेकिन वो सिर्फ 5,346 वोटों के मामूली अंतर से जीत सकी। वहीं रामविलास पासवान को 1,22,755 वोट मिले। अब इसे आप पासवान के करीबी हार का कारण समझें या मीरा कुमार की मामूली जीत की वजह। इस चुनाव में मायावती को इन दिग्गजों के सामने 61,506 वोट मिले। वो भले ही तीसरे नंबर पर रहीं,
लेकिन दलित और मुस्लिम समुदाय के 18% वोटों ने उन्हें यूपी समेत देश की सियासत की सुर्खियों में ला दिया। 1989 में जब मायावती बिजनौर से दूसरी बार लड़कर जीती, तो बीएसपी ने पहली बार 3 लोकसभा सीटें हासिल की। ये बहुजन समाज पार्टी और मायावती दोनों के उदय का पहला शुभ संकेत था। मीडिया दर्शाता नहीं है, आपकी भी अपनी मजबूरी है। कितना दिखाना है बीएसपी को मैं समझ सकती हूँ, तो आपकी भी अपनी मजबूरी है, लेकिन हमारी भी अपनी मजबूरी है। जब हमें लगा कि आप लोग हमारे कार्यों को बराबर दर्शा नहीं रहे हैं, तो फिर हमें ये मजबूर होकर ये फोल्डर तैयार करना पड़ा है, जो जन जन तक ये जाएगा। मायावती के आने के बाद दलितों और पिछड़ों को लेकर न केवल उस वर्ग का समाज बदल रहा था, बल्कि दलितों के नाम पर होने वाली राजनीति भी बहुत तेजी से बदल रही थी। एक ही झटके में दलितों को यह लगा कि उन्हें अपना सबसे तेज तर्रार रहनुमा मिल गया है, क्योंकि मायावती का लहजा विरोधियों को लेकर काफी तीखा रहता था। जो ये कह रहे थे कि ये पार्टी समाजवादी पार्टी जो है ये समाजवादी के साथ साथ अम्बेडकरवादी भी है, SC ST OBC और विशेषकर माइनॉरिटीज के हितों की पार्टी है, लेकिन जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। क्योंकि जिस समाजवादी पार्टी ने दलितों के सरकारी नौकरियों में पदोन्नति को लेकर लाए गए विधेयक को राज्यसभा में फाड़कर फेंक दिया था और इस विधेयक को पास नहीं होने दिया था, जो अभी तक भी लटका पड़ा है, तो ये भी इनको जानना चाहिए। दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में 15 जनवरी साल 1956 को मायावती का जन्म हुआ। 1975 में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस और अर्थशास्त्र में BA किया। उसके बाद BEd की पढ़ाई की, बतौर टीचर काम किया और फिर DU से LLB की डिग्री हासिल कर ली। मायावती के मुताबिक वो UPSC की परीक्षा पास करके IAS अफसर बनना चाहती थीं और उसी की तैयारियां भी कर रही थीं। लेकिन वो IAS अफसर का इम्तिहान दे पाती, इससे पहले ही जिंदगी ने बड़ी करवट ले ली। BSP के संस्थापक काशीराम से अचानक उनकी मुलाकात हो गई। उन्नीस 1977 की एक सर्द रात दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में काशीराम उनके घर पहुंचे। मायावती उस वक्त पढ़ाई कर रही थी। काशीराम ने पूछा, तुम क्या बनना चाहती हो? मायावती ने जवाब दिया, मैं IAS अफसर बनना चाहती हूं, ताकि अपने समाज के लिए मैं कुछ कर सकूं। काशीराम ने कहा कि मैं तुम्हें उस मुकाम पर लेकर जाऊंगा जहां दर्जनों IAS अफसर तुम्हारे आगे पीछे खड़े होंगे। तुम तय कर लो तुम्हें क्या बनना है। दरअसल इस मुलाकात से एक दिन पहले मायावती दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भाषण दे रही थी। मंच से कांग्रेसी नेता राज नारायण को दलितों को बार बार हरिजन कहने पर वो भड़क गई थी। दलित हितों को लेकर 21 साल की लड़की के ऐसे तेवर देखते ही काशीराम ने बहुत कुछ तय कर लिया था। मायावती ने ज्यादा सोचा नहीं, IAS बनने का पिता का सपना और पिता का घर दोनों छोड़कर काशीराम के साथ चल पड़ी। ये वो सफर था जहां पर समाज और सियासत दोनों जगह कई अग्नि परीक्षा देनी थी, लेकिन मायावती हर इम्तिहान के लिए तैयार थी। मायावती के तीखे भाषण और काशीराम के संगठनात्मक हुनर ने 1984 में एक पार्टी बनाई, नाम रखा बहुजन समाज पार्टी। दिल्ली के रामलीला मैदान में काशीराम और मायावती ने बहुजनों की तकदीर बदलने की हुंकार भरी। दोनों ने मिलकर बहुत ही तेजी से संगठन का विस्तार किया। पार्टी बनाने के पहले ही साल में मायावती चुनावी सियासत में सक्रिय हो गईं। 1989 के लोकसभा चुनावों में जब मायावती बिजनौर से जीतकर संसद पहुंची, अब यहां से देश की राजनीति में अचानक दलितों और पिछड़ों का वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी की ओर एक धारा की तरह बहना शुरू हो गया। मायावती के तेवर वाले भाषण और उनका बेबाक राजनीतिक अंदाज देखकर दलितों और पिछड़ों के बीच ये संदेश गया कि उनकी आवाज बुलंद करने वाला उन्हें नेता मिल गया है। अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए रात दिन खूब मेहनत करें और उन्हें भारी वोटों के अंतर से भी जरूर जिताएं। और यदि ऐसा हो जाता है और यहाँ सन 2007 की तरह
फिर से बीएसपी की अकेले ही अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती है तो फिर यही इस बार मेरे जन्मदिन के लिए इनका ये खास व अत्यंत कीमती तोहफा भी होगा। विरोधी पार्टियों के सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से जरूर सावधान रहना है। जनता की नफ्स टटोलने में और वंचित समाज के लोगों की बातों को दमदार तरीके से कहने में मायावती माहिर थीं। इस वजह से बहुजन समाज में उनकी लोकप्रियता बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। काशीराम के सहयोग से उन्हें सियासी दांवपेच और राजनीतिक गठबंधन की बारीकियों को समझा और इसी दौर में यूपी में एक बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हो गया। 1992 के राम मंदिर आंदोलन में विवादित ढांचा गिर चुका था। सांप्रदायिक हिंसा भड़काने और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली घटनाओं के थमने के बाद 1993 में विधानसभा के चुनावों का ऐलान हुआ। 1993 विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने चुनाव लड़ा। समाजवादी पार्टी ने 109 सीटें जीत ली, वहीं बहुजन समाज पार्टी ने 67 सीटें जीत ली। 1993 के चुनाव में बीएसपी को 11.2% वोट मिला। मायावती और मुलायम सिंह ने मिलकर सरकार बना ली। बीएसपी के गठन के 9 साल बाद ही मायावती सत्ता की राजनीति में आ गईं। 1993 में बीजेपी ने नारा दिया था, आधी रोटी खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। इसके जवाब में काशीराम और मुलायम ने अपनी पहली राजनीतिक सोशल इंजीनियरिंग को कसौटी पर रखा। एक नारा दिया, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। इस नारे की बदौलत यूपी में बीएसपी के समर्थन से मुलायम की सरकार बन गई। उन्नीस में पहली बार काशीराम जी ने समाजवादी पार्टी के साथ पैक्ट किया। उससे पहले उनको खाली आंदोलन चलाते थे। कौन जीतता है कौन हारता है वो उनकी प्राथमिकता नहीं थी, उनका विचार कितना फैलता है ये उनकी प्राथमिकता थी। 1993 में जब मायावती पार्टी की उपाध्यक्ष महामंत्री थीं तो उनको सत्ता का पहला चस्का लगा और मुझे ये कहने में रत्ती भर भी न संकोच है और न अफसोस है कि सत्ता में जाने के बाद जितनी कमियां खामियां जो तथाकथित पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियां थी या बुर्जुआ पार्टी थी या ऊंची जातियों की पार्टी जिसको मायावती जी एक्यूज और एब्यूज करती थी, जितने अवगुण उनमें थे वो सारे अवगुण बसपा में आ गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलायम सिंह यादव की सरकार का दौर था। बीएसपी ने सिर्फ समर्थन दिया था, वो सरकार में शामिल नहीं हुई। करीब साल भर ये गठबंधन चला और बाद में मायावती की बीजेपी के साथ तालमेल की खबरें आईं, जिसका खुलासा आगे चलकर हुआ। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि यूपी में सरकार में आने के बाद समाजवादी पार्टी की तत्कालीन मुखिया मुलायम सिंह यादव पंचायत चुनावों के जरिए राज्य में अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते थे। काशीराम भी पार्टी की सियासत की ताकत बढ़ाने के लिए पंचायत चुनावों का रुख कर रहे थे। हालांकि वो काफी बीमार थे, इसलिए उन्होंने ये जिम्मेदारी मायावती को सौंप दी। मई 1993 में जब पंचायत चुनावों का दौर आया, तब एक दलित महिला के नामांकन को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग अड़ गए। महिला ने मायावती से शिकायत की। ये बात भले ही छोटी थी, लेकिन आपसी टकराव की श्रृंगारी ने मायावती और समाजवादी पार्टी की दोस्ती को सबसे बड़ी दुश्मनी में तब्दील कर दिया। कहते हैं यूपी में एसपी और बीएसपी के सोशल इंजीनियरिंग को तोड़ने के लिए कांग्रेस और बीजेपी पर्दे के पीछे से कहीं और अनकहीं कोशिशें कर रही थी। तभी पंचायत चुनावों के दौरान एक दलित महिला के नामांकन को लेकर के मायावती और मुलायम सिंह यादव आमने सामने आ गए। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी ने मायावती को यह ऑफर दिया कि अगर वो मुलायम सरकार से समर्थन वापस ले ले तो उन्हें यानी मायावती को बीजेपी मुख्यमंत्री बनाने को तैयार है। मुलायम सिंह यादव ने बहुमत जुटाने के लिए कई लोगों से बात की, लेकिन कोई समर्थन हासिल नहीं हुआ। दूसरी तरफ मायावती लखनऊ के मीराबाई सरकारी गेस्ट हाउस में अपने कुछ विधायकों के साथ चर्चा कर रही थीं कि कुछ ही देर में गेस्ट हाउस में समाजवादी पार्टी के नेताओं की भीड़ पहुंच गई। बीएसपी नेताओं के साथ मारपिटाई होने लगी। कहते हैं गेस्ट हाउस में जुटी भीड़ में कुछ बीजेपी के नेता भी शामिल थे, जो बीएसपी के लोगों के लिए बीच बचाव कर रहे थे।
गेस्ट हाउस के जिस कमरे में मायावती मीटिंग कर रही थी वहां जबरन घुसने की कोशिश की गई। बीएसपी कार्यकर्ताओं ने कमरा अंदर से बंद कर लिया। तभी समाजवादी पार्टी के लोग बाहर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते रहे। मायावती के साथ बहुत बदसलूकी हुई। इस घटना को लेकर मायावती ने कहा था कि सपा समर्थक उनकी हत्या करना चाहते थे। उस वक्त वहां मौजूद बीजेपी के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने गेस्ट हाउस पहुंचकर मायावती को बचाया था। मायावती को बीजेपी पर भरोसा हो गया। अगले दिन 3 जून 1995 को मायावती ने बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाई और पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सपोर्ट विड्रॉ हो गया जब मुलायम सिंह की सरकार से, तो सरकार का पतन। उस समय उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक बड़ी विचित्र और विभत्स किस्म की घटना घटी। मायावती राज्य अतिथि गृह में रुकी हुई थी। समाजवादी पार्टी के कुछ मनभड़ नेता, कार्यकर्ता, युवा और कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स सब ने मिलकर धावा बोल दिया स्टेट गेस्ट हाउस पर और मायावती का कमरा खटखटा दिया। कहते हैं कि उस वक्त प्रशासन ने भी भूमिका नहीं निभाई जो उसको निभानी चाहिए थी। पर पुलिस हो चाहे और विभाग हो, मायावती के प्राण पर संकट बनाया। यह खबर बिजली की तरह लखनऊ में फैली। तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी के नेतृत्व में, अब ब्रह्मदत्त द्विवेदी रहे नहीं, उनके नेतृत्व में भाजपा के कुछ ताकतवर लोग, कार्यकर्ता, नेता भागे गेस्ट हाउस की तरफ और वहां पर फिर सपा के लोग और भाजपा के लोगों के बीच में संघर्ष हुआ और फिर खैर पुलिस भी सक्रिय हुई और अंततः मायावती बची। बाद में उसमें मुकदमा हुआ, बहुत बड़ा एक इश्यू, राजनीतिक विषय बना। मायावती जी ने कहा कि मेरी हत्या करने की साजिश थी और मुलायम सिंह यादव तक को उन्होंने नेम्ड कराया मुकदमे में। उसके बाद भाजपा और बहन जी का राजनीतिक रिश्ता बन गया। मायावती जी राखी बांधने लगी मुरली मनोहर जोशी को, लालजी टंडन को। फिर उनके साथ सरकार चली, फिर कल्याण सिंह का विषय आया, फिर सरकार गिरी और ये प्रक्रिया चलती रही। मायावती मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करने वाली देश की पहली दलित महिला थीं। तब देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने कहा था, ये लोकतंत्र का चमत्कार है। लेकिन चमत्कार से बनी मायावती सरकार से बीजेपी ने सिर्फ 4 महीने में समर्थन वापस ले लिया। 17 अक्टूबर 1995 को उनकी सरकार गिर गई। मायावती के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने खुद को राजनीति में ऐसा माहिर खिलाड़ी साबित किया जिसमें हवा का रुख समझने और बदलने का हुनर रहा है। सियासी गुड़ाभाग में उन्होंने ऐसा वोट बैंक तैयार किया जो उनसे पहले अलग अलग दलों में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह देखा जाता था। दलितों और पिछड़ों की सियासत करके पहली दलित मुख्यमंत्री बनने वाली मायावती ने 1996 में एक बार फिर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा। इस बार समाजवादी पार्टी के बजाय कांग्रेस से गठबंधन किया, लेकिन महज 67 सीटें ही मिली। विपक्ष में बैठकर सत्ता गंवाने के बजाय मायावती ने एक बार फिर बीजेपी के साथ डील की। 21 मार्च 1997 को मायावती ने दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वो जिस अंदाज में प्रशासनिक फेरबदल के फैसले करती थीं, वो अपने आप में मिसाल है। तो मायावती के पूरे व्यक्तित्व को आप ये समझ लीजिए, एक तो वो अनप्रिडिक्टेबल है, एक दूसरा मायावती को किसी की अधीनता स्वीकार नहीं, तीसरा मायावती जी को भरोसा नहीं किसी पर, जो मैंने देखा। आप देखिए उनके जितने पुराने सिपहसालार थे सब उनको छोड़कर चले गए। सतीश मिश्रा और उनके परिवार को छोड़ दीजिए, परिवार तो अभी नया नया सक्रिय हुआ है, बट सतीश मिश्रा ही है पुराने लोगों में। मायावती जी की जो राजनीतिक शैली है वो भी अद्भुत है। वो कई बार कुछ हिस्सों में जयललिता की झलक देती है, लेकिन बाकी हिस्सों में नहीं। मायावती जी चुनाव के अलावा कभी निकलती ही नहीं। क्या आप उनको किसी सार्वजनिक समारोह में नहीं देखेंगे, शादी ब्याह, मरे जिए, कथा भागवत कहीं नहीं देखेंगे ना, सिर्फ अपने वो घर में रहती हैं। और वो ऐसा नहीं, उनके घर में भी ऐसा नहीं कि ज्यादा लोगों की एंट्री होती है, ये उनकी जीवन शैली है।
मायावती के मुख्यमंत्री काल की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि उनके शासनकाल में प्रशासनिक तौर पर किसी भी तरह की लापरवाही पर सामूहिक निलंबन होना अहम बात थी। हालांकि मायावती का दूसरा कार्यकाल भी लंबा नहीं चल पाया। वो बीजेपी की शर्त थी कि 6 महीने बाद उनका सीएम बनेगा, लेकिन 6 महीने पूरा करने के बाद मायावती ने बीजेपी से समर्थन वापस ले लिया। हालांकि बाद में बीजेपी ने किसी तरह अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार चलाई। मायावती ने अपने 6 महीने के शासन में ही सख्त प्रशासक वाली छवि का परिचय दे दिया था। जब बीजेपी का वक्त आया तो मायावती ने करीब 1.25 महीने पहले ही कुछ राजनीतिक टकराव के चलते समर्थन वापस ले लिया। सितंबर 1997 में वो बीजेपी से अलग हो गयी। अब मायावती और बीजेपी दोनों ने राजनीतिक कसम खाई कि एक दूसरे की तरफ देखेंगे भी नहीं। बीजेपी जोड़तोड़ से सरकार में बनी रही तो मायावती एक नई सोशल इंजीनियरिंग की तलाश में निकल पड़ी। उनके सामने अगड़ों को निशाने पर लेने के सिवा कोई हथियार नहीं था। जिन वर्गों और वर्ग समूहों को दिन भर लताड़ती थी, दिन भर गाली देती थी, उनके कंधों पे बैठ करके वो मुख्यमंत्री बनी। यद्यपि उनके अपने वर्ग ने उसको सराहा, वो उसके साथ खड़े हुए, लेकिन एक जो प्रगतिशील तबका था, जो विचार के साथ जुड़ना चाहता था, उसको निराशा हुई और छोड़ करके 2007 को मायावती जी किसी न किसी के सहारे और ख़ास तौर से बीजेपी के सहारे समय समय पर वो बनाती रही। मैं बीजेपी का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि इसको वो मनुवादी पार्टियां कह करके पुकारा करती थी। 2001 में मायावती के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना घटित हुई। लंबे समय से बीमार रहने वाले काशीराम ने मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसके बाद बीएसपी के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर मायावती की पहली अग्नि चुनावी परीक्षा हुई। 2002 के विधानसभा चुनावों में मायावती ने 98 सीटें जीत ली। एक बार फिर बीजेपी और बीएसपी ने अपने गिले शिकवे भुलाकर राजनीतिक गठबंधन कर लिया। मायावती ने तीसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री का ताज हासिल कर लिया। तब बीजेपी की ओर से नारा दिया गया, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। क्योंकि चुनावों से ठीक पहले मायावती ने बीजेपी के अगड़े वोटर्स के खिलाफ नारा दिया था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। बहरहाल मायावती और बीजेपी दोनों को सरकार बनाने के लिए साथ आना पड़ा। हालांकि ये वो दौर था जब मायावती ने सीएम कुर्सी संभालने के बाद कुछ बड़ी योजनाओं और स्थलों के नाम पर स्मारकों और पत्थरों की सियासत को हवा दी थी। ताज कॉरिडोर मामला एक ऐसी ही घटना थी जिसकी वजह से बीजेपी और मायावती के बीच टकराव शुरू हो गया। साल 2003 की राजनीतिक शुरुआत काफी हलचल भरी रही। मायावती ने निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पर आतंकवाद निरोधक अधिनियम यानी पोटा के तहत केस लगा दिया। यह बताया जाता है कि राजा भैया और धनंजय सिंह उन 20 विधायकों में शामिल थे जिन्होंने राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री से मिलकर मायावती सरकार को बर्खास्त करने की मांग की थी। इसलिए उन्हें नवंबर में ही जेल में बंद कर दिया गया। बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष विनय कटियार ने भी तब राजा भैया पर लगे पोटा को हटाने की मांग की, लेकिन मायावती ने यह मांग ठुकरा दी और यहीं से बात बिगड़ती चली गई। इसी तनातनी के कुछ दिनों बाद ताज हेरिटेज कॉरिडोर निर्माण को लेकर यूपी की मायावती सरकार और केंद्र के बीच तल्खियां और बढ़ गईं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जगमोहन ने बिना नियमों का पालन किए ताज कॉरिडोर निर्माण में वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर जांच की सिफारिश कर दी। मायावती ने जगमोहन को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाने की मांग कर दी। जगमोहन के इस्तीफे को लेकर बीएसपी सांसदों ने लोकसभा में खूब हंगामा किया। अब बीजेपी और मायावती के रिश्ते इतने बिगड़ गए कि 26 अगस्त 2003 को मायावती ने कैबिनेट की बैठक बुलाकर विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करते हुए राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। मायावती तो मुख्यमंत्री नहीं रही, लेकिन विधानसभा भंग नहीं हुई। बीजेपी ने बड़ा खेल कर दिया। बीएसपी के 13 विधायक बाकी हो गए। तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष केशरीनाथ त्रिपाठी ने बीएसपी की अपील को खारिज कर दिया। बीएसपी के बागी विधायकों की सदस्यता दल बदल के तहत रद्द नहीं की गई और इसकी वजह से 13 बागी विधायकों को समर्थन मिलते ही मुलायम सिंह ने 210 विधायकों की सूची राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री को सौंप दी। बिना समय गंवाए शास्त्री ने उन्हें शपथ ग्रहण का न्योता दे दिया। 29 अगस्त 2003 को मुलायम सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जिस बीजेपी ने फरवरी 2002 में मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, उसी ने उनकी सरकार बनाने में पूरी मदद की। 14 साल से मुलायम सिंह के खिलाफ राजनीति कर रहे चौधरी अजीत सिंह ने उन्हें समर्थन दिया।
जो कल्याण सिंह मुलायम को रामसेवकों की हत्या करने वाला रावण कहते थे, उन्होंने मुलायम को बहुमत जुटाने में मदद की और जिस सोनिया गांधी ने मुलायम सिंह यादव को 1999 में प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया था, उनकी पार्टी ने भी सरकार बनाने में मुलायम सिंह को समर्थन दिया। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब तक का सबसे नाटकीय घटनाक्रम रहा है। सत्ता में जाने के बाद कुछ ऊपरी तौर पर दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने कार्य किए, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उनके परिवार पे आरोप लगे, उनकी चल अचल संपत्ति के जिस तरह से लोगों ने आंकलन किए, वो चौंकाने वाले थे और कुछ मामले तो अब भी अदालत में विचाराधीन हैं। और डॉक्टर अंबेडकर जो जाति विहीन समाज बना करके इन वर्गों को सीना तान के चलने की आदत डालने का जो मसविदा था, वो नंबर 2 पर चला गया। 2006 में मायावती को अपने राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा झटका लगा। बीएसपी के संस्थापक काशीराम ने ब्रेन स्ट्रोक की वजह से चल रहे लंबे इलाज के बाद दम तोड़ दिया। अब बीएसपी में मायावती को वन मैन आर्मी की तरह काम करना पड़ा। हर नीति से लेकर रणनीति तक और सुझाव से लेकर फैसले तक सब कुछ मायावती करती थीं। इसके बाद यूपी की सियासत में वो दौर भी आया जब मायावती ने अपने दम पर ऐसी सोशल इंजीनियरिंग को अंजाम दिया जो अपने आप में मिसाल है। अब तक दलित हितों के लिए अगड़ों पर हमला करने वाली मायावती अपना वोट बैंक मजबूत कर रही थी, लेकिन साल 2007 के विधानसभा चुनावों में नया कार्ड खेला। दलित और ब्राह्मण वोटर्स को साथ लाने के लिए मायावती ने अगड़ों को खूब टिकट बांटे। नतीजा आया तो राजनीतिक पंडित हैरान थे। 206 सीटें जीतकर मायावती ने पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली थी। पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद मायावती ने उस मिशन की शुरुआत की जिसने उनको दलितों का सम्मान नेता स्थापित कर दिया। लखनऊ से लेकर के नोएडा तक दलित प्रेरणा केंद्र कांशीराम के नाम पर बड़े बड़े पार्कों और स्मारकों का सिलसिला चल पड़ा। हालांकि उस दौर में इन परियोजनाओं को लेकर के मायावती पर घोटाले के गंभीर आरोप भी लगे, लेकिन मायावती ने लखनऊ से लेकर के दिल्ली के पास नोएडा तक स्मारकों और पार्कों का ऐसा निर्माण कराया जिसने दलित राजनीति में अमिट छाप छोड़ी। हालांकि मायावती का यह भी दावा था कि प्राइवेट नौकरियों में भी उन्होंने दलितों के लिए 30% आरक्षण का प्रावधान भी किया। राजनीति में मायावती का इनकम टैक्स भरने वाला किस्सा भी खूब चर्चित रहा। 2007-8 में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वालों में वो 20वें नंबर पर थी। उन्होंने 26 करोड़ सिर्फ इनकम टैक्स के तौर पर भरा था। हालांकि 2001 में उनकी 1 करोड़ की घोषित आय 2007 में बढ़कर 50 करोड़ हो गई थी। तब मायावती ने कहा था कि ये रकम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बतौर डोनेशन दी है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई ने उनके खिलाफ जांच भी की और गुस्से में उन्होंने यूपीए सरकार से समर्थन वापस ले लिया। मायावती ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपनी सरकार बचाने के लिए सीबीआई जैसी उच्च जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर उनके ऊपर राजनीतिक दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। ये मान लीजिए कि मायावती जी के साथ एक विशेषता और भी है। जगजीवन राम के बाद जगजीवन राम के साथ भी दिक्कत ये थी कि वो कांग्रेस के बैनर के तले ही थे। इस नाते उनका स्वतंत्र व्यक्तित्व उतना इमर्ज नहीं हो पाया। लेकिन वैसे आप देखिए तो दलित नेता के तौर पर रामविलास पासवान मंत्री जरूर रहे 30-31 साल, लेकिन कंटेम्प्रेरी इंडियन पॉलिटिक्स को जब आप देखेंगे, समकालीन भारतीय राजनीति को, तो मायावती सबसे बड़ा चेहरा दलित राजनीति का तो है लंबे समय से। देश के सबसे बड़े सूबे की वो 4 बार मुख्यमंत्री बनी, उत्तर प्रदेश की। इसमें उनका भाग्य भी है और कुछ उनकी हैसियत भी है। कुल मिला के विलक्षण किस्म की राजनेता है मायावती। नोएडा में मेट्रो लाने की कोशिशों से लेकर ताज एक्सप्रेस वे की तरह मायावती के तमाम कार्य राजनीतिक इतिहास के रूप में उद्घाटन के पत्रों में दर्ज हैं। मायावती के राजनीतिक जीवन में उपलब्धियों के साथ साथ कुछ विवाद भी जुड़े। इनमें जन्मदिन पर महंगे तोहफों की कथित डिमांड भी शामिल रही। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं दे पाया, लेकिन जब भी सवाल पूछा गया तो मायावती ने खुद ही कह दिया
कि दलितों और गरीबों की पार्टी है। जो लोग खुशी से चंदा दे देते हैं वो उसे स्वीकार कर लेती हैं। फिर भी ये बात हमेशा सुर्खियों में रही कि राजनीतिक हस्ती बनने के बाद से मायावती का जन्मदिन हमेशा बड़े पॉलिटिकल इवेंट में तब्दील हुआ। बहरहाल मायावती ने हमेशा यह दावा किया कि जनता का पैसा उन्होंने जनहित के कामों में लगाया। 2012 में भारत का पहला फॉर्मूला 1 रेसिंग बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट नोएडा में खुला। मायावती ने अपने हाथों से विजेताओं को ट्रॉफी बांटी। गौतम बुद्ध नगर में महामाया बालिका और बालक इंटर कॉलेज खोलने के साथ साथ गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी जैसा तोहफा दिया। राजनीतिक विरोधी कुछ भी कहें, लेकिन गौतम बुद्ध नगर में मायावती के शासन ने नया आकार ले लिया। बड़े बड़े पार्क, सरकारी स्कूल, अस्पताल और मुख्य चौराहों पर विकास की चमक मायावती के शासन में पहली बार लिखी गई। मायावती के शासनकाल को लोग एक बात के लिए सबसे ज्यादा याद रखते हैं, यूपी में अपराध पर लगाम लगी, सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। मायावती को यूपी की सियासत में प्रयोगवादी नेता के तौर पर जाना जाता है। 3 बार बीजेपी के साथ गठबंधन करने के बाद मायावती ने अपनी राहें अलग कर ली, जबकि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में बड़ी चोट खाने के बावजूद साल 2019 के लोकसभा उपचुनाव में मायावती ने गठबंधन किया। बीएसपी की मदद से समाजवादी पार्टी लोकसभा उपचुनाव में गोरखपुर और फूलपुर की सीट जीतने में कामयाब हो गई, लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने मायावती को एक बार फिर अपनी राह अलग करने के लिए मजबूर कर लिया। वैसे भी कहा जाता है कि दोनों दलों की सियासत और राजनीतिक विरासत किसी टिकाऊ गठबंधन की इजाजत नहीं देती है। मायावती से जुड़ी एक खास बात यह भी है कि वो समय की पाबंद हैं। वक्त बचाने के लिए उन्होंने अपने लंबे बाल तक कटवा दिए थे। मायावती ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत के दौर में लंबे बाल रखे थे, लेकिन कुछ सालों बाद हेयर स्टाइल बदल दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि लंबे बाल होने की वजह से उन्हें बार बार उन्हें बांधना पड़ता था। हर रोज राजनीतिक दौरे की वजह से कई जगह जाना पड़ता था, इसीलिए बार बार बाल बांधने पड़ते थे। इससे समय खराब होता था, इसलिए समय बचाने के लिए उन्होंने बाल ही कटवा दिए। मायावती के सियासी तेवर हमेशा सुर्खियों में रहे। 2012 में जब वो राज्यसभा गईं, तो सहारनपुर में दलितों के खिलाफ हिंसा पर जब सदन में बात नहीं रखने दी गई, तो अपनी राज्यसभा की सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यूपी में करीब 21% दलित वोट बैंक पर बीएसपी अपना अधिकार मानती है। हालांकि यह भी सच है कि 21% होने के बावजूद दलित वोटर्स एक तरफा जिस ओर रुख करते हैं उसकी सत्ता तय मानी जाती है। यह भी उतना ही सच है कि मायावती या बीएसपी के पास पारंपरिक विरासत में यही दलित वोट बैंक है, जिसमें गुणा भाग करके उन्हें राजनीतिक वजूद भी बचाना है और सियासी वर्चस्व को भी दिखाना है। यूपी से लेकर संसद तक मायावती को ऐसे नेता के तौर पर जाना जाता है जो अक्सर चौंकाने वाले फैसले ले लेती हैं। हर चुनावी समीकरण और राजनीतिक गणित में मायावती के दलित वोट बैंक पर सभी की निगाहें रहती हैं। मायावती ने बीएसपी के इस वोट बैंक को इतना मजबूत बनाया कि उसमें बड़ी सेंध लगा पाना किसी के लिए भी नामुमकिन से कम नहीं। आज मुख्यमंत्री के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात किसी और मुख्यमंत्री के साथ।